क्वेश्चन श्रृंखला में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो कि क्या नहीं है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक और जूट। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है मित्र वो है एक्रिलिक, क्योंकि एक्रिलिक एक प्राकृतिक रेशा नहीं होता है। ये क्या होता है, कृत्रिम ऊन होती है। क्या होती है, कृत्रिम ऊन होती है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि कृत्रिम ऊन क्या है, तो उसका सही आंसर क्या होता है, एक्रिलिक। ठीक है, इसका उपयोग अधिकतर कहां पर किया जाता है, इसका उपयोग अधिकतर सजावटी कपड़े जो अपने पर्दे होते हैं, ठीक है, उनमें सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सजावटी जो कपड़े होते हैं और भी अन्य उपयोगों में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक और जूट। तो इसका जो सही आंसर है मित्र वो क्या है, एक्रिलिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपके लिए, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं रदरफोर्ड, मैक्सवेल, रोटिंजन और टॉर्सेली। तो आप जानते हैं कि एक्स किरणों का जो आविष्कार किया था मित्रों वो किसने किया था, रोटिंजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रोटिंजन के द्वारा किया गया। और इस आविष्कार करने के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, भौतिकी का नोबेल भी प्रदान किया गया था। किनके लिए, रोटिंजन के लिए। किस पर्पज हेतु, एक्स किरणों की खोज करने के लिए, एक्स किरणों का आविष्कार करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना आप कि एक्स किरणों का जो आविष्कार किया था किन्होंने किया था, रोटिंजन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। आपसे पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो आपने सुना होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो। ठीक है, तो डेसी क्या होता है, 10 की घात -1। कितना होता है मित्रों, 10 की घात -1 होता है डेसी। सेंटी कितना होता है, 10 की घात -2। मिली कितना होता है, 10 की घात -3। माइक्रो कितना होता है, 10 की घात -6। और नैनो कितना होता है, 10 की घात -9। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है। तो नैनोमीटर ये मीटर में दे रखे हैं सभी, 10 की घात -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, -6 मीटर। और नैनो कितना होता है, 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में। तो यदि हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो आप जानते हैं किस प्रकार से बदला जाता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, या फिर 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखिए 10 की घात -9 मीटर, तो यहाँ पर 10 की घात -9 मीटर इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये माइनस में घात है, ये प्लस में घात है, तो माइनस की घात और प्लस की घात है तो ये से घट जाएगी। घटने पर क्या बचेगा, 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दे रखा है आपके लिए, इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, 10 की घात -7 सेंटीमीटर। और यदि सेंटीमीटर होगा, और यदि मीटर की बात होती तो कितना होता, 10 की घात -9 मीटर इसका सही आंसर होता। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात -7 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, और मीटर में 10 की घात -9 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि यदि कोई m द्रव्यमान का संवेग दे रखा है आपके लिए, कण का संवेग p दे रखा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आप जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है मित्रों mb। ठीक है, ये होता है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है हमसे कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप जानते हैं k बराबर 1/2 mv², ये होता है। k का मान कितना होता है, 1/2 mv²। हमें इस mv² को किस में बदलना है, संवेग में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि वो गतिज ऊर्जा का मान किस में पूछ रहा है, संवेग में पूछ रहा है। वो चाहता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। ठीक है, तो हमें इस mv का जो मान है वो किस में बदलना है, संवेग में बदलना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है, हम जानते हैं k बराबर होता है 1/2 mv²।
ठीक है। अब यदि मैं नीचे भी m लिख देता हूं और एक आपको मैंने बता दिया अभी p बराबर क्या होता है, mb होता है। अब यदि मैं नीचे भी m लिख देता हूं और ऊपर भी m लिख देता हूं, तो जब हम किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि m को ऊपर नीचे लिख दिया है तो m से m हम काट भी सकते हैं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम इसको काट नहीं रहे, ठीक है। तो अब मैं वापस लिख लेता हूं k बराबर 1/2 mb²। अब ऊपर भी m लिख दिया और नीचे भी m लिख दिया। अब यहाँ पर इस m को इस m से जोड़ देंगे तो m² हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा मित्रों, 1/2 m² v² अपॉन m। अब mb को हम क्या कहते हैं, p बराबर क्या कहलाता है, mb कहलाता है। तो क्या बनेगा 1/2 mb को मैंने कह दिया p² अपॉन m। तो k बराबर क्या निकल के आ गया, 1/2 p² अपॉन m, ठीक है। और ये क्या है, 1/2। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k बराबर p²/2 नीचे लिखा हुआ और m, तो p² अपॉन 2m। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, mp p² अपॉन m p² अपॉन 2m। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो क्या है, p² अपॉन 2m, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, p² अपॉन 2m होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया हुआ है, ओजोन है। ओजोन क्या है, आपसे पूछ रहा है ओजोन है, क्या पूछ रहा है, ओजोन है। तो देखो पहला क्या दे रखा है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, या फिर ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, या फिर ऑक्सीजन का एक समावयव है, या फिर ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, ठीक है। तो इनमें से ओजोन क्या है। तो आप जानते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक कहते हैं जैसे ऑक्सीजन दे रखी है, ठीक है, और ऑक्सीजन एक ये तत्व हो गया, ये O2 ये भी एक तत्व है, ठीक है। तो यौगिक में क्या होता है, यौगिक में जो दोनों अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो अलग अलग होते हैं। दोनों तत्व कैसे होते हैं, अलग अलग। जैसे कि हम बात करें H2O या फिर कोई अन्य एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ओजोन क्या है। तो देखिए ओजोन समावयव भी नहीं है, समस्थानिक भी नहीं है। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। क्या होता है मित्रों, अपर रूप। अपर रूप क्या होता है, देखिए अपर रूप किसको कहा जाता है, देखिए अपर कहा जाता है कि कोई भी तत्व हो या कोई भी यौगिक हो जिसके दो रूप उपस्थित होते हैं, जैसे O2 और O3, इसके दो रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन क्या है। तो ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, एक अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो ये आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन दे रखे हैं 40%, 21.5%, 3% और 78%। तो आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है मित्रों, 78% पाई जाती है। जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, 21% होती है, 21 लगभग 20.99 यानी कि 21% होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि CO2 की पूछता वो, तो CO2 कितने प्रतिशत होती है, 0.03% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। मैन ये दे रखे हैं आपके लिए, मैंने प्रथम क्या दे रखा है, N2 कितना होता है 78%, O2 की यदि बात करता 21% या 20.99%, CO2 की यदि बात करता तो 0.03%, और कभी यदि H की भी पूछ लेता है आपसे तो ध्यान रखना 0.01%, क्योंकि ये मेन रूप से यही गैसें हम याद रखते हैं, यही काम में आती हैं, इन्हीं को हम याद करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपके लिए ये याद रखने वाली चार गैसें हैं, N2 78%, 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और H2 कितनी होती है, 0.01% होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, हरे फलों को कृत्रिम रंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। यानी कि हरे फलों को यदि कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो उनके लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी फल प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है, यानी नेचुरली यदि कोई फल पकता है
तो उसके लिए जो काम में आने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? एथिलीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है मित्रों? एथिलीन गैस। ठीक है। प्राकृतिक रूप से यदि किसी फल को पकाया जाता तो उसके लिए कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? एथिलीन। लेकिन क्या पूछ रहा है वो हमसे कि कृत्रिम ढंग से, तो कृत्रिम ढंग से हम किसी भी फल को पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं मित्रों? एसिटिलीन गैस। ठीक है। तो ऑप्शन दे रखें एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस काम में ली जाएगी वो कौन सी गैस काम में ली जाएगी? एसिटिलीन गैस काम में ली जाती है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एसिटिलीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अनेक एग्जामों में पूछा गया, इस एग्जाम में पूछा गया लेकिन इसके अलावा भी अन्य कई एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राइन है। ब्राइन क्या होता है? तो आप जानते हैं ब्राइन क्या चीज होती है? NaCl का जो सांद्र संतृप्त विलयन होता है, नमक का जो सांद्र संतृप्त विलयन होता है, ठीक है, इसकी क्या होती है? NaCl की इस विलयन में उच्च सांद्रता होती है। ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ ले कम सांद्रता पर होता है या उच्च सांद्रता पर होता है। तो NaCl की उच्च सांद्रता वाला जो विलयन होता है मित्रों वो क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन। NaCl का यदि पूछ ले उच्च सांद्रता है कम सांद्रता, तो क्या कहेंगे आप? उच्च सांद्रता पर। ठीक है। क्योंकि कम सांद्रता में कभी भी विलयन संतृप्त नहीं बन सकता, तो संतृप्त विलयन के लिए उसकी सांद्रता क्या रखनी पड़ेगी? ठीक रखनी पड़ेगी, जिसको आप क्या कह सकते हो कि उच्च सांद्रता पर जो विलयन प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ब्राइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन, तो स्टोन की हिंदी क्या होती है? पत्थर, यानी पत्थरों में होने वाला कैंसर। अब पत्थर में कैंसर कैसे होगा? पत्थर में कैंसर किस प्रकार से होगा? तो देखिए, जब आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति में कैंसर होता है तो उसमें क्या आती है? कमजोरी आती है। क्या आती है? कमजोरी आती है। ठीक है। उसी प्रकार से यदि कोई स्टोन, पत्थर में यदि कोई कैंसर होगा, जैसे ये कोई पत्थर है और इस पत्थर के चारों ओर क्या लगी हुई है? गंदगी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कोई गंदगी लगी हुई है। ठीक है। और ये गंदगी जब जल के संपर्क में आती है, कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है उसके चारों ओर क्या लगी हुई है? गंदगी लगी हुई है। ठीक है। लेकिन जब ये किसके संपर्क में आती है? जल, यानी कि पानी के संपर्क में आती है। ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इस पत्थर को क्या होने लग जाता है? नष्ट होने लग जाता है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हम स्टोन कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। अब देखिए, आप जानते हो कि इनमें से जीवाणु क्रिया, विश्वव्यापी तापन और रेडियोधर्मिता, इनमें से किसी के भी द्वारा क्या नहीं हो रही है? जल की पूर्ति नहीं हो रही है। यानी यदि ताप बढ़ रहा है तब भी पत्थर पर पानी नहीं गिरेगा, जीवाणु क्रिया होगी तब भी इस पत्थर पर पानी, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, सपोज कीजिए ये पत्थर पड़ा हुआ है, तो इस पर पानी किस कंडीशन में गिर सकता है? इससे धूल मिट्टी जमी हुई है, तो इस पर पानी किस कंडीशन में गिरेगा? केवल तब गिरेगा जब क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका जो सही आंसर है मित्र वो क्या होगा? अम्लीय वर्षा। यानी अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है? किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक ने जिसे रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो आप जानते हैं कि मैडम क्यूरी, क्यूरी एंड क्यूरी, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर के किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। ठीक है। और इसमें से प्रमुख कौन है? मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। इन्होंने किसकी खोज की थी मित्रों? रेडियम की खोज की थी। इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी का। ठीक है। तो ध्यान रखना, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी, अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ मिलकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न धातुओं में से कौन सा द्रव है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक धातु है जो द्रव होती है और एक अधातु है जो द्रव होती है, और ये कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन पूछना कौन सी अधातु है जो कि द्रव है और कौन सी धातु है जो द्रव है। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं कि एक धातु होती है जिसको हम कहते हैं पारा Hg। हम कई बार पेन से लिखते हैं रिफिल से, तो उसमें आपने देखा पीछे की तरफ जेल सा लगा रहता है। ठीक है। जेल होता है, तो जेल एक तरीके से क्या होता है? पारा मरकरी। ठीक है। तो एक तो Hg, ये किस में आती है? धातु में। तो यदि आपसे पूछता है कि कौन सी धातु है जो द्रव है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? Hg।
पूछ क्या रहा है कि कौन सी अधातु है जो द्रव है, तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किस कंडीशन में पाई जाती है, द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना, कौन सी अधातु है जो द्रव है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होता है। क्या होता है मित्रों, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो किस कंडीशन में पाई जाती है, द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यदि धातु पूछता तो धातु का आंसर क्या होगा, Hg, यानी पारा क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो खनिज नहीं है। तो आप जानते हैं कि हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। तो हेमेटाइट और लिमोनाइट किसके होते हैं, आयरन के, Fe के खनिज होते हैं। जबकि बॉक्साइट किसका खनिज होता है, एल्युमिनियम का खनिज होता है। ठीक है, आपने 10th क्लास में यदि पढ़े होंगे तो इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो हेमेटाइट और लिमोनाइट मित्रों किसके खनिज होते हैं, Fe के, यदि पूछ लिया आपसे एग्जाम में, ध्यान रखना। और बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का। अब कौन रह गया, केवल जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम खनिज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जिप्सम खनिज नहीं होता है, ये केवल कैल्शियम का एक सल्फेट होता है। कैल्शियम का क्या होता है, सल्फेट, जिससे अपन क्या प्राप्त करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, क्या प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार आपने नाम सुना होगा इसका, प्लास्टर भी चढ़वाने जाते हैं आप, कई बार बच्चों के या कई वृद्धों के चोट लग जाती है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी धातु खनिज नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, इसका सही आंसर है जिप्सम। क्या सही आंसर है, जिप्सम। जिप्सम क्या नहीं होता है, खनिज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्शियम का एक सल्फेट होता है, जिससे अपन क्या प्राप्त करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। और हेमेटाइट, लिमोनाइट किसके खनिज होते हैं, आयरन के। बॉक्साइट किसका खनिज होता है, एल्युमिनियम का खनिज होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो देखिए, आप समझते होंगे ग्रीन हाउस गैस किसको कहा जाता है। देखो, हाउस माने घर, गैस तो जब गैसें क्या बना लेती हैं, घर बना लेती है। किस तरीके से घर बनाती हैं, सपोज कीजिए ये सूर्य है, इस सूर्य से विकिरण पृथ्वी पर आती है, और हम मान के चलो कि बना देते हैं ये पृथ्वी है, इस पर आती है। ठीक है, तो इससे टकराने के बाद ये किरणें वापस लौटती हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो क्या बना लेती हैं, ग्रीन हाउस आवरण बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, ग्रीन हाउस आवरण, ग्रीन हाउस यानी घर बना लेती हैं इस तरीके से ये। और उनमें प्रमुख रूप से कौन सी गैस है, CO2 गैस है। कौन सी गैस है मित्रों, CO2। इसके अलावा भी कई गैसें होती हैं जो इस घर को बनाने में मदद करती हैं। उनमें कौन सी है, जैसे कि NO, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इंपॉर्टेंट एक याद रख सकते हैं CH4, ये सभी मोस्ट हैं। ठीक है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट हैं। ध्यान रखना, नाम लिख रहा हूँ वापस से, NO, CH4 और एक आपकी CO2। ठीक है, तो ये सभी क्या करती हैं, एक ग्रीन हाउस आवरण इस तरीके से बना लेती हैं। अब क्या होगा, जब ये किरण पृथ्वी पर आती है, आकर के टकराकर वापस लौटती है, तो ये गैसें क्या करती हैं, इस जाने वाली किरण को वापस नहीं जाने देती हैं, इसी जगह रोक लेती हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, धीरे 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 पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है मित्रों, वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी का ताप बढ़ने लग जाता है, और ताप बढ़ेगा तो आप जानते हैं क्या होता है, फिर ताप जब बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के कारण इस तापमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आने वाली किरण जब वापस लौटती है तो उसको ये लौटने नहीं देती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाम याद रखना, इनमें एक तो होती है CO2, एक होती है CH4, एक होती है NO, CFC, और भी कई गैसें होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आपको यही गैसें अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता से पाई जाने वाली गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज समाप्त होती है। मित्रों, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, जिससे इसी प्रकार की अन्य वीडियोज आपके लिए और भी प्राप्त होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।